नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज एक बेहद अहम मसले के साथ आपके सामने हूँ। चुनाव हमारे देश में एक उत्सव की तरह लिया जाता है और हमारे प्रजातंत्र को सशक्त करने में इसकी बड़ी भूमिका है। पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संसदीय लोकतंत्र का एक वो हिस्सा है जिसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता। मतदान संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अहम अंग है। मजबूत लोकतंत्र और स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देने के लिए चुनाव सुधार की बात तो बहुत लंबे अरसे से की जाती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत एक सुनहरे भविष्य की तरफ कतई इशारा करता नहीं दिख रहा। आज भी मतदान तमाम गड़बड़ियों से ग्रस्त है। चुनावी मर्यादा का हर चुनाव में उल्लंघन होता है। रसूखदार नेता नियमों को अपने हिसाब से तोड़ते और मरोड़ते हैं। चुनाव आयोग अपने सीमित दायरे में दहाड़ता तो रहता है, लेकिन सब कुछ बदस्तूर चलता है। चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सरकार ने समय समय पर कई कमेटियां बनाई, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं रहा। कानून लाए गए, कानूनों पर सदन में महाभारत हुए, कानून पर उंगलियां उठी, कानून के ड्राफ्ट को फाड़ा तक गया, सब कुछ हुआ, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पाक साफ नहीं हुई। अभी हाल में ही विपक्ष के विरोध के बीच जिस हड़बड़ी में चुनाव सुधार संशोधन विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया, वो भी कोई अच्छी मिसाल पेश नहीं करता। इस बिल में वोटर आईडी से आधार को जोड़ने का प्रावधान भी है। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि केएस पुट्टुस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये उल्लंघन है। इससे नागरिकों की निजता का हनन होगा। तकनीकी गड़बड़ी के कारण मतदाताओं के नाम भी हट सकते हैं। वैसे सरकार ने इसे ऐच्छिक बताया। सरकार का कहना है कि ये कानून फर्जी मतदाताओं, विदेशियों और 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकित लोगों को बाहर करने के लिए मददगार साबित होगा। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है और हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव में इसकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है। कहा जा रहा है कि सरकार चुनावी प्रक्रिया को UIDAI के अधीन करना चाहती है, जो एक स्वायत्त संस्था नहीं है, जो कि गलत है और ऐसे में चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं वो और क्षीण होंगी। वैसे एक कड़वी हकीकत है कि बायोमेट्रिक्स की तकनीकी कमियों से लाखों लोग कल्याण योजनाओं से वंचित रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने से मतदाता आसानी से पहचाने जा सकेंगे, जो कि सरकार का दावा है। इतना ही नहीं, हमारी चुनावी प्रक्रिया में दागी नेता भी एक कलंक की तरह हैं। हालिया यूपी चुनाव की बात करें तो हर चरण में दागी नेताओं को तमाम दलों ने टिकट दी है और चुनाव सुधार में ये एक बेहद अहम प्रश्न है कि दागी नेताओं को अपने चुनावी प्रक्रिया से कैसे दूर रखा जाए। अगर हम ADR की रिपोर्ट की बात करें तो ADR की रिपोर्ट के मुताबिक चौथे चरण में 27% दागी नेता थे, जो कि हाल फिलहाल में जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, वहां के चौथे चरण में 27% दागी नेता थे। तीसरे में 22% दागी उम्मीदवार थे। दूसरे चरण में 25% दागी नेता थे। वैसे दागी नेताओं पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती की है, लेकिन अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक केस राज्य सरकारें मनमाने तरीके से वापस नहीं ले सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के मुताबिक कोई भी राज्य सरकार दागी नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस बिना हाई कोर्ट की मंजूरी के वापस नहीं ले सकेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो हर राज्य में विशेष MP MLA कोर्ट बनाने के लिए फंड जारी करे, लेकिन आज तक राज्य इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी जो फंड है नहीं दिया गया और राज्य ये कह रहे हैं कि हमें फंड नहीं है, इसलिए हमारे सामने मुश्किलें अलग हो रही हैं। मामले में कोर्ट की तरफ से अमाइकस क्यूरी नियुक्ति किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने बताया था कि देश भर में वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ 4800 से ज्यादा केस लंबित हैं। राज्य सरकारें इन पर से केस वापस भी ले रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अब ये शायद नहीं हो सके, लेकिन फिर भी चुनावी प्रक्रिया में दागी नेताओं का आना कम नहीं हो रहा। दूसरी गंभीर समस्या हमारे लिए स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया में हेट स्पीच की है। इस पर कैसे लगाम लगे? फेक न्यूज, पेड न्यूज भी चुनावी प्रक्रिया पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या लोक लुभावन चुनावी वायदे जनता को घूस देने के समान हैं?
क्या ये हमारी स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने लगे हैं? चुनावी वायदों पर अमल करना कानूनन जरूरी कैसे हो? साथ ही चुनाव आयोग सियासी दलों को हमेशा नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्य का पाठ ही पढ़ाता रहेगा या कुछ ऐसी चीजें भी करेगा जिससे ये राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी समझें? सवाल कई और हैं और जवाब कहीं से आता नहीं दिख रहा। आज हम इन्हीं मसलों से अपने पैनल से जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक खास रिपोर्ट आपके सामने। देश की अदालतों ने अपनी पहल से चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वच्छ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अदालतों ने हर शिकायत को संविधान की कसौटी पर कसा और मतदाता के हक को संरक्षित किया। अदालतों के फैसलों के कारण कई रसूखदार नेताओं को मुंह की खानी पड़ी और हर मोड़ पर जनता ही जनार्दन बनी। आइए एक नजर डालते हैं चुनाव प्रक्रिया पर देश के अदालतों के अहम फैसलों पर। 1975 के इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करते हुए जीत को अवैध करार दिया था। उन पर 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगा दी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया। एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु केस में 5 जुलाई 2013 को अदालत ने कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट प्रथा घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मुफ्त उपहार देने के वादे से जनता निश्चित रूप से प्रभावित होती है। ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव का अधिकार भले ही यह लोकतंत्र के लिए मौलिक हो, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है और न ही ये सामान्य कानूनी अधिकार है। चुनाव का अधिकार मात्र वैधानिक अधिकार है। टीएन शेषन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव आयोग के सामने मानने वाला अधिनियम असंवैधानिक नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 324(1)(9) चुनाव कराने का काम आयोग को सौंपता है, न कि किसी व्यक्ति को। मनोज नरूला बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति की बतौर मंत्री नियुक्ति प्रधानमंत्री के विवेक पर छोड़ी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33B को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आपराधिक इतिहास हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में इस प्रावधान को असंवैधानिक और शून्य माना गया क्योंकि ये मौलिक अधिकार निर्वाचकों के जानने के अधिकार का उल्लंघन करता है। इन अदालती फैसलों से साफ है कि कोर्ट मतदाता के बुनियादी हकों के प्रति हमेशा से सजग रहा है और हर कीमत पर, हर मोड़ पर उसकी रक्षा की है। इन हालातों में वह सही मायने में लोकतंत्र का प्रहरी साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जस्टिस एम एन वेंकटचलैया जुड़ेंगे, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक तरह से पितामह कहे जा सकते हैं हमारे न्याय क्षेत्र के लिए। दूसरे हमारे जस्टिस सुधीर अग्रवाल जुड़ेंगे, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से। हमारे साथ टीएस कृष्णमूर्ति जुड़ रहे हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। हमारे साथ पीके मल्होत्रा जुड़ रहे हैं, पूर्व कानून सचिव। और मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं एडीआर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले जस्टिस अग्रवाल मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से चुनाव सुधार संशोधन विधेयक 2021 में स्वैच्छिक रूप से आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान किया गया है, इस पर विपक्ष का कहना था कि निजता का उल्लंघन हो सकता है, ऐसा डर है। आपका इस प्रावधान पर क्या कहना है और क्या ये पुट्टास्वामी केस की सिफारिशों का उल्लंघन है और इसमें कैसे निजता के डेटा सुरक्षित रह सकेंगे और चुनावी प्रक्रिया के सुधार में इसे कैसे अहम कदम समझा जाए? देखिए, निजता के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2017 में आया था। इसमें उन्होंने कहा था निजता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 का एक हिस्सा रहेगा, लेकिन निजता क्या होगी ये तय होना चाहिए, ऐसा भी उस फैसले में कहा गया था।
और निजता के कुछ उदाहरण दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे उन्होंने कहा था कि पर्सनल इंटीमेसी का सवाल जो है वो निजता का होगा, घर के मामले, शादी के मामले, सैंक्टिटी ऑफ फैमिली लाइफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सब निजता के मामले होंगे। इससे और आगे क्या होगा इसके बारे में उन्होंने तय होना चाहिए। और इसके अलावा सारे जजेस ने एक बात ये भी मानी थी कि निजता के अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर भी कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन जरूर हो सकते हैं जो डिपेंड करते हैं मतलब किन परिस्थितियों में हो क्या हो। अब जो सवाल आपने पूछा उसका उत्तर ये आता है कि देखिए, जब हम कहते हैं कि आधार से वोटर कार्ड को जोड़ दीजिए तो उससे क्या अंतर हो जाएगा। जो जानकारी आपने आधार में दी है तो वोटर कार्ड से कोई अलग जानकारी मिल रही है। अगर कोई अलग जानकारी नहीं मिल रही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आधार में आपने सारी जानकारी दे रखी है वो वोटर से जुड़ जाएगा। लेकिन हाँ, एक दूसरा अंतर बड़ा है कि क्या फर्जी वोटिंग अलाउ होनी चाहिए। फर्जी वोटिंग को रोकने का ये एक तरीका है। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी तरीके से कहीं नहीं जा रही है तो जबरदस्ती ये कहना कि इससे निजता का अधिकार होगा। हर आदमी ये तो कहता है निजता का अधिकार होगा, लेकिन वोटर कार्ड में ऐसी कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो आधार में आप नहीं देते और उससे निजता का अधिकार का हनन होगा, ये बात कोई बताता नहीं। मेरे अनुसार जो इसका उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है कि फर्जी वोटिंग कम हो जाएगी। तो मेरे अनुसार मेरी राय तो ये है कि इससे कोई हनन नहीं होगा और ये जो इसमें ये जो संशोधन किया जा रहा है ये बिल्कुल उचित है। जी, Mr. Krishnamurthy, questions are being raised on the efficacy of the present model code of conduct also, including suggestions to make it a legal document in order to make it more effective. What is your reaction about, especially with this Aadhaar thing and model code of conduct? No, देखिए, Aadhaar card linking with your election identity card is a different matter. In my opinion, इसका जरूरत ये है कि at least there cannot be a bogus voting, क्योंकि अगर there is a tallying of the information between Aadhaar card और ID card, तो प्रॉक्सी और बोगस वोटिंग के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए मेरे ख्याल में you should have the linking, but you can certainly provide certain safeguards. The non-relevant information need not be given as far as linking is concerned, but identity of the person, identity of the address, etc., must be linked to the PAN card, to the election identity card. और दूसरा सवाल आपने उठाया कि about मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सर, क्योंकि वो रहेगा तभी ये तमाम कोशिशें तभी वो हो पाएंगी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे सामने रहे। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एज द वर्ड सजेस्ट, ये तो लॉ नहीं है, ये कानून नहीं है। लेकिन अगर वायलेशन है तो क्या कर सकते हैं हम? वी कैन ओनली फाइल एन FIR और वी कैन आस्क them if they have spent some government money, we can ask them to recover that money from the party or the candidate. लेकिन इससे फायदा नहीं है, क्योंकि FIR फाइल करने से कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि 5-10 साल होता है ये कंक्लूड होने के लिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि the election commission should have the power to disqualify a person for a period of 3 years or 5 years, as the case may be. The election commission should have the power to impose some monetary penalties. We do not want any other power, just to disqualify or impose a monetary penalty. This can be appealed against to the High Court or the Supreme Court, as the case may be. लेकिन ये थ्रेट है तो मेरे ख्याल में कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज का बिहेवियर डिफरेंट होगा, जरूर डिसिप्लिन होगा। पॉलिटिकल पार्टीज विल बिहेव बेटर। सर, जब बिहेवियर की बात चल रही है तो हाल फिलहाल में recently Chief Election Commissioner and 2 election commissioners were summoned by the PMO to attend a meeting with the Principal Secretary to the PM. अभी इलेक्शंस चल रहे हैं इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। How do you see this trend, sir? Is it in violation of the constitutional spirit? और क्या आपको लगता है कि जब तक इस तरह की स्थिति रहेगी तो हम उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर पाएंगे, चुनावी प्रक्रिया में सुधार की कोई कल्पना भी कर पाएंगे?
इसमें मेरा व्यू वेरी क्लियर है, किसी भी मिनिस्टर और सेक्रेटरी कोई भी नहीं इलेक्शन कमीशन को बुला ना सकते हैं, बट इलेक्शन कमीशन दे वांट क्लैरिफिकेशन, हमारा ऑफिशियल जाके क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर मीटिंग अटेंड करने के लिए सवाल ही नहीं है, वो अटेंड नहीं करना चाहिए, ओनली देन द फ्रीडम एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द कमीशन बी मेंटेन। तो अगर पीएमओ सेक्रेटरी वांट सम क्लैरिफिकेशन और डाउट जरूर देना चाहिए, दे सकते हैं, लेकिन कमिश्नर्स अटेंड करने के लिए नेसेसिटी नहीं है, अधिकारियों जाके क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी भूमिकाओं में कमी हो रही है। हमारे साथ वर्मा साहब हैं और मेजर जनरल अनिल वर्मा। अनिल वर्मा साहब, आपसे जरूर जानना चाहूँ, मैं एक रिपोर्ट जब देख रही थी तो दागी नेताओं का जो चुनाव में भाग लेना है, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है, वो इतना गंभीर हो गया है कि यूपी के अगर चुनाव में अगर मैं देख रही हूँ एडीआर रिपोर्ट आपकी, इसमें 5वें चरण में कुल 27% यानी कि 185 प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं। मतलब इन पर कोई न कोई आपराधिक मामला दर्ज है। अभी हाल फिलहाल में सिंगापुर के पीएम ने जब कहा कि वो नेहरू का कैबिनेट अब नहीं रहा, नेहरू का संसद अब नहीं रही, और कई ऐसे भारतीय नेता हैं जिन पर जो दागी हैं, ये अपने आप में एक शर्म की बात है हमारे लिए। इनमें भी अगर और भी हम आगे बढ़ें तो 141 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर गंभीर आरोप है। तीसरे और दूसरे चरण में भी हर पार्टी ने दागी उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरे चरण में तो 55 सीटों में लगभग 25% जिनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज था, और 67% आपराधिक छवि वाले चेहरों में जो दल है, सपा है, बीजेपी है, उन लोगों ने दागियों को उम्मीदवार चुना है। यानी इस हमाम में सब नंगे हैं। आप कैसे देखते हैं एडीआर के इस रिपोर्ट के बाद? आपके क्या सुझाव होंगे कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ बनाने में सबसे ज्यादा घुन की तरह यही मुख्य मसला है जो खा रही है? जी हाँ, तो ये बाहुबल और धनबल के ऊपर तो एडीआर लगभग 20-22 साल से काम कर रही है जी। और हम ये देख कि हर इलेक्शन के बाद ये जो परसेंटेज है क्रिमिनल केस वाले कैंडिडेट्स की, वो बढ़ती ही जा रही है जी। और अभी ये आंकड़े तो आपको मालूम ही है, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि 2004 में लोकसभा में 34% एमपीज थे क्रिमिनल केसेस वाले, 2009 में बढ़कर 30% हो गए, 2014 की लोकसभा में 34% हो गए और अभी 43% है, और राज्यसभा में अभी 24% है। इसमें से 11 एमपी हैं जिनके ऊपर मर्डर के केस हैं, 33 है जिनके ऊपर अटेम्प्ट मर्डर है, 8 के ऊपर किडनैपिंग के केस है, 13 के ऊपर रॉबरी के केसेस हैं, 45 एमएलए के ऊपर मर्डर के केसेस हैं, 181 के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और 50 के लगभग किडनैपिंग के केसेस हैं। अभी जो ये इलेक्शन हमारे चल रहे हैं इसमें जो करंट एमएलए हैं यूपी में 35% के ऊपर केसेस हैं, उत्तराखंड में 31% के ऊपर केसेस हैं, पंजाब में 14% के ऊपर और गोवा में 28% के ऊपर, मणिपुर में थोड़े कम है। तो ये प्रॉब्लम सबको पता है और मेरे हिसाब से इसमें हल दो ही हैं। एक तो जनता कर सकती है कुछ और दूसरा जुडिशरी कुछ कर सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है वो इसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है उससे उनको फायदा हो रहा है और वो उसी प्रकार से टिकट बांटते हैं। और इसीलिए ये क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इसको ठीक करने का, अब अगर मैं आपको गिनाऊं, इतनी सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उनका कोई असर ही नहीं हुआ है। ये जो लेटेस्ट वाली आप बता रहे थे सख्ती की है और ये वो, उससे क्या हुआ है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी की जो हम एनालिसिस कर रहे हैं और मैं इसकी रिपोर्ट निकालूंगा जब इलेक्शन खत्म होंगे, तो अभी भी जो रीजन देने की बात की गई है वो आधे पक्के कुछ देते हैं, कुछ पार्टी नहीं देती हैं। तो जब तक इनके ऊपर सख्त पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, पिछली बार जैसे 1 लाख और कितना लगा के छोड़ दिया था, बोला कि वी आर टेकिंग अ लीनियंट व्यू, तो जब तक ऐसे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही लीनियंट व्यू लेते रहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, दे विल कीप गोइंग नथिंग विल हैपन। बिल्कुल। सेकेंडली, जो इलेक्शन कमीशन का है डी रजिस्ट्रेशन वाला, पॉलिटिकल पार्टीज वो कभी नहीं होने देंगे ये पावर, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर हो कि वो पार्टी का
सिंबल फ्रीज कर दे या पार्टी को डीरजिस्टर कर दे। लेकिन ये है बहुत जरूरी चीज, ये होनी चाहिए। तो हमारा एडीआर का मत ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी फर्म। ये नहीं कि होप करें कि भाई ये लॉ मेकर्स वो कर लेंगे। जैसे पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि दिस इज द जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर, हम तो कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। तो ऐसे तो, और जो जनता है वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन इनके ऊपर वोट करती है। जी उनको चाहे आप कितना वोटर अवेयरनेस कर ले, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और वहीं पर हमको 2 बार अवार्ड भी मिला है नेशनल अवार्ड इलेक्शन कमीशन से 2019 में और 14 में। लेकिन ये वोट फिर, क्योंकि टिकट ही जब ऐसे बंदों को दिया जाता है, वैसे कहने के लिए हम लोग बोलते हैं कि जनता सरकार चुनती है। कहाँ जनता सरकार चुनती है? बिल्कुल। वो तो जिस आदमी को पार्टी ने टिकट दे दिया, आप उसको विली निली वोट करते हैं, जाहिर सी बात है, दबाए या उनको। बिल्कुल। मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी, मल्होत्रा साहब, ये कहा था कि सरकार की भूमिका इस तरह के मामलों में बेहद अहम हो जाती है, और साथ ही अगर एक ये सोच बनी रही कि पार्टियों के अंदर क्या अंतरात्मा ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम विधि आयोग की रिपोर्ट की बात करें, जो 244वीं रिपोर्ट थी, उसमें ये दर्ज किया गया कि दोष सिद्धि पर अयोग्यता राजनीति के आपराधिकरण को रोकने में प्रभावी साबित हुई। तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी आज भी ये नए आंकड़े हैं, आप देख रहे हैं। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो वो 2 साल की कारावास की जो सजा है उसको और भी बढ़ाया जाना चाहिए, या इस तमाम और जो ट्रायल्स हैं उनको ऐसे दिन प्रतिदिन आयोजित करके और जल्दी जल्दी इन मामलों को निपटारा कराया जाए? और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब ये हुआ कि एमपी एमएलए के तमाम मामलों को निपटाने के लिए कोर्ट बनाया जाए, उसके लिए सरकार ने पैसे नहीं दिए। कहाँ मामला फंस रहा है? सरकार का क्या स्टैंड रहा है? ये कोई आज की समस्या नहीं है, भले आज कोई और सरकार हो, इसके पहले भी यही हमने तस्वीरें देखी हैं और बाहुबलियों का वर्चस्व अपने चुनावी प्रक्रिया में हमने देखा है। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को और क्या हल आप सुझा सकते हैं? राजश्री जी, सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा आपके एपीएन चैनल को, लीगल इंडिया को, कि आप इतना महत्वपूर्ण विषय जो है वो समय समय पर अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं, और इतने विद्वान पर जो लोग हैं जो इस विषय की जानकारी रखते हैं उनको इस पैनल डिस्कशन के लिए बुलाते हैं। उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। आपने बात की सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की। वर्मा जी ने भी इसकी बात की कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है जितना उनको करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक जितने भी चुनाव सुधार हुए हैं उसका मैं अधिक श्रेय सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को ही दूंगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी समय समय पर इस विषयों को सरकार के साथ उठाता रहा है, और जब भी पीआईएल कोर्ट्स के सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसका संज्ञान लेकर के समय समय पर निर्देश देती रही है। और जहां तक चुनावी सुधारों की बात है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुए, बहुत सारे सुधार हुए, लेकिन जो मेजर सुधार है जैसे डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, एक हमारे पास एक इशू इलेक्टोरल बॉन्ड का है, अभी पीएम ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की है, 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आती है, इलेक्शन फंडिंग की बात आती है, और इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन की बात आती है, जो विषय आपने भी उठाया कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पीएमओ में मीटिंग अटेंड करने के लिए चले गए। आई थिंक, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट विषय आता है वो है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपना आदेश देती रही है। मुझे याद है मार्च 2014 में एक न्यायपीठ ने, जिसके जस्टिस लोढ़ा जो उस समय चीफ जस्टिस थे, वो उसको हेड कर रहे थे, एक डायरेक्शन दिया था कि सभी हाई कोर्ट्स 1 साल के अंदर अंदर जो भी राजनीतिज्ञों के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस हैं उनका फैसला कराएंगे, उसको सुपरवाइज करेंगी। ये बात 2014 की है। उसके बाद में सरकार की ओर से भी एक आदेश होम मंत्रालय को गया था और सभी हाई कोर्ट्स को इस निर्देश को भी भेजा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, कोई केस डिसाइड नहीं हुए, स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई, क्योंकि ये कोई भी राजनीतिक पार्टी जब पावर में आती है तो उसका स्टैंड कुछ और होता है, और जब वो सत्ता में नहीं होती है उसका स्टैंड कुछ और होता है। ये सभी राजनीतिक पार्टी के ऊपर लागू होता है। अगर हमें वाकई में ही चुनावों को सुधार लेके आना है तो जैसा कि वर्मा जी ने भी कहा
थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में संज्ञान लेकर के स्ट्रांग होना पड़ेगा और आर्टिकल 142 में कोई डायरेक्शन देनी पड़ेगी ताकि चुनाव आयोग उसके आधार पर सरकार को रिकमेंडेशन करे और पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बनाए। मैं लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन की आपने बात की, उस समय मैं भी लॉ कमीशन का एक हिस्सा था जब एपी शाह ने वो रिपोर्ट दी थी। मैं समझता हूँ उन सुधारों को करने के लिए एक बिल भी बनाए गए और जो पब्लिक डोमेन में थे, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुई, लेकिन उसके बाद भी उसको अमली जमा जो पहनाना था उसके ऊपर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब तक ये एक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जो एक आप लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय आपने उठाया है और जब तक ये राजनीतिज्ञों का मॉरल एक हाई नहीं होगा, वो एक अच्छे कैरेक्टर के साथ नहीं आएंगे। जो चुनाव सुधारों की हम बात कर रहे हैं वो शायद चुनाव सुधार नहीं हो पाएंगे। हम छोटे छोटे चुनाव सुधार तो करते रहेंगे, वोटर आईडी से कार्ड से हमने आधार से लिंक कर दिया, या हमने 18-21 की जगह 18 साल की उम्र कर दी, या हमने जनवरी के बजाय उसको साल में 3 बार सुधार की बात कर दी। मैं समझता हूँ ये सारे सुधार भी आवश्यक हैं, लेकिन जो मेजर सुधार हैं हम शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। वो सुधार लाने के लिए जब तक एक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक ये जिन चुनाव सुधारों की हम बात कर रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मिस्टर कृष्णमूर्ति सर, अगर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज मिस्टर वर्मा ऑल्सो मेंशन्ड, do you think that should EC should be given powers to deregister parties for non-compliance of election rules and it will help? इसमें कुछ डाउट नहीं है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन शुड हैव द पावर टू डी-रिकॉग्नाइज ए पॉलिटिकल पार्टी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन गाइडलाइंस दे सकते हैं, विद इन द गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन शुड हैव द पावर टू डी-रिकॉग्नाइज, and of course that can be made justiciable in the court of law or whatever it is. But more than I agree लेकिन with सर both 1998 से ये सब चीजें पड़ी हुई है, 1998 से ये बात चल रही है कि डी रजिस्ट्रेशन की पावर मिलनी चाहिए सीईसी को। लेकिन 2004 में मैंने 24 इलेक्शन रिकमेंडेशन, रिफॉर्म रिकमेंडेशन भेजा था। अब बोलते हैं 1991 नहीं, even earlier we have been making so many recommendations, लेकिन जस्ट मल्होत्रा जी ने बताया पॉलिटिकल, ये देश में पॉलिटिकल विल नहीं है रिफॉर्म करने के लिए। दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद द स्टेटस को। इनफैक्ट इन एडिशन टू डीक्रिमिनलाइजेशन, डी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा, आई हैव गॉट 2 more things to say. एक है दिस दिस इलेक्टोरल बॉन्ड, दिस इज नॉट अ राइट एट ऑल। ये इट हैज ओनली मेड द सिचुएशन मर्की और ब्लैक मनी का चैनलाइज करने के लिए एक उपाय है। और दूसरा है द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम से छोटा छोटा पार्टियां और कम्युनल लैंग्वेज और रिलीजन के बारे में वोट चलाते हैं। इफ यू कैन ब्रिंग एटलीस्ट मिनिमम 33 and 1/3% वोट टू बी पोल्ड इन फेवर ऑफ अ विनिंग कैंडिडेट, ओनली देन स्मॉल पार्टीज, कम्युनल पार्टीज कैन नॉट सर्वाइव। इसीलिए मैं इन एडिशन टू जो कुछ जो सुझाव दिए हैं, दिस मिनिमम 33 and 1/3% वोट पोल्ड to be there for a winner is important if you want to keep the unity of this country and take away these small parties functioning on the basis of religion, caste, creed, etc. Sir, लेकिन सर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके the government is very enthused about it and then but you are saying ये एक काला धन, ब्लैक मनी को चुनाव में लाने का तरीका है। ये कैसे है सर? मेरे जो दर्शक हैं वो जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, डोनर का नाम बताते नहीं है। दैट इज द डोनर कैन बी एनीबडी, इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी अ फॉरेन कंपनी। ये सब कैसा हम पता कर सकते हैं? दैट इज नॉट। एंड देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में रूलिंग पार्टी के लिए पैसा मिल रहा है ज्यादा और जो अदर पार्टीज के लिए कम मिल रहा है। इट इज नॉट अ फेयर प्ले एट ऑल, फेयर फील्ड, देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ conditions for the political parties. मेरे ख्याल में the best thing is to have a national election fund, allow political corporates to give donation to the national election fund, make it 100% tax exempt, and इसको election चलाने के लिए use करिए। Have a consensus with all the political parties how the money is to be used. Individual candidates, individual parties should not spend any money in the election. That is the beginning of all problems, all confusion. And then the muscle and the criminal power they come into play because money is allowed
बिल्कुल फ्री हैंड इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। बिल्कुल जी, तीन चार रिफॉर्म जल्दी हो सकता है तो हमारा गणतंत्र। बिल्कुल सर, और इतना ही नहीं सर, अभी और बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में हम आपसे सवाल करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आपके सामने होंगे तो केवल ये जो समस्याएं जो अभी तक चली आ रही हैं वही नहीं है, अब नई समस्याओं से भी हम रूबरू हो रहे हैं। हेट स्पीच की समस्या अलग हुई है, जैसा मेजर जनरल वर्मा ने भी कहा कि हमारे यहाँ चुनाव है वो कास्ट क्रीड और तमाम इस तरह के लोगों पर जीता जाता है या लड़ा जाता है। इसके साथ साथ फ्रीबीज जिसको कहा जाए, जो घोषणाओं, जो वायदे, जो सरकारी पैसे से वायदे किए जाते हैं और बाद में उन्हें पूरा कैसे किया जाएगा इसका कोई मतलब नहीं है, और अगर पूरा भी किया जाता है तो हमारी टैक्स पेड मनी जो है वो उसमें लगाया जाता है। कैसे पार्टी जो जीतती है वो कैसे इन तमाम योजनाओं के बहाने लोगों के सामने हमारे ही पैसे को बर्बाद करती है। इस सुधार के लिए जो कोशिशें की गई हैं उन कोशिशों में न्यायपालिका की क्या भूमिका हो सकती है और उन कोशिशों का अब तक क्या नतीजा रहा है, और कैसे चुनाव सुधार की बात तो हम करते रहे लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, पर कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे ये आज हम जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम अहम मेहमान जुड़े हुए हैं और आप सीधे आपके पास आऊंगी जनरल वर्मा। दागी नेताओं की हम बात कर रहे थे, दागी नेताओं पर केस सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट है, लेकिन यहाँ भी जो केसों की सुनवाई है वो यदि आप देखें तो बहुत धीमी है और ऐसे लगता है जैसे ये मामला महज चल रहा है। दूसरी तरफ जो नेता है वो कहते हैं कि ये उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है, पॉलिटिकल केसेज हैं, ये कहकर वो बचने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरी स्थिति को? देखिए, कुछ एक केस हो सकते हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन उसका भी इलेक्शन कमीशन ने वो बताया हुआ है कि जो 6 महीने के अंदर इलेक्शन से पहले अगर केस कोई दर्ज हो तो वो हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके के लोगों को टिकट दिए जाते हैं वो तो नॉन शीटर्स हैं, मतलब उनको तो पूरी दुनिया जानती है कि इनके ऊपर जो मर्डर के केसेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, वो सब करेक्ट हैं, सही हैं। तो इसको मैं जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि कई वो हैं, अगर मैं इजाजत दें तो क्विकली बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इसी सब्जेक्ट के ऊपर कितने आदेश हैं। मार्च 14 ट्रायल विद इन 1 ईयर का ऑर्डर आया था। अगस्त 2014 में कहा गया था कि प्रेरोगेटिव ऑफ पीएम not to appoint ministers with criminal background। नवंबर 2017 में 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का आदेश आया था। सितंबर 2018 में पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में आया था। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी आप रीजंस भी दिए कि टिकट्स क्यों दे रहे हैं आप जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लोगों को। अगस्त 2021 में बोला कि अभी इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई जो जिन्होंने नॉन कंप्लायंस किया, वो रीजंस वगैरह नहीं दिए। तो आप ये देखिए कि इनका क्या असर पड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज पर, कोई असर पड़ा है? बिल्कुल। और जैसे ही यूपी के चीफ मिनिस्टर ने शपथ ली उसके कुछ उन्होंने वही जिक्र में करने जा रही थी जी, उन्होंने विड्रॉ किए थे, अपने ही केसेस सबसे पहले अपने ही केसेस विड्रॉ किए थे। तो यूपी में अपने केसेस विड्रॉ कर लिए, और अभी पीछे जब हमने एक रिपोर्ट ने, मैं बता दूं सबको कि काफी हंगामा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बोला कि जी हमारे ऊपर तो ये केस है ही नहीं, आप कैसे दिखा रहे हो कि हम एमएलए हैं और हमारे ऊपर इतने केसेस हैं। तो जो आपने जिक्र भी किया था कि वो जजमेंट फिर बाद में किसी ने पीआईएल किया था, तो उसके ऊपर हाईकोर्ट ने या फिर किसी ने बोला कि आप ऐसे अपनी मर्जी से ये केसेस विड्रॉ नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द लोकल हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। तो ये बहुत ही जटिल मामला है। देयर इज विलफुल डिफायंस ऑफ ऑल ऑर्डर्स, वेदर इट इज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स और द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जैसे आपको पता है एडीआर की एक वो थी कि पार्टीज विल कम अंडर द आरटीआई, 2015 का ऑर्डर था, वो परवाही नहीं करी उसकी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जी बिल्कुल, जस्टिस अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्मा साहब, और सर एक और बड़ी समस्या होती है जब हम बात करते हैं इन तमाम दागी नेताओं की और इन पर चल रहे केसेस की। ये मामले दरअसल ट्रायल कोर्ट से शुरू होते हैं, और अब ट्रायल के दौरान जो जजों पर सियासी दबाव होता है
खासकर जुडिशरी में जिस तरह से निचली अदालतों में जैसे दबाव डाला जाता है, आपको लगता है कि इसको झेलना इतना आसान होता होगा और शायद इस वजह से ही ये इस राजनीतिक दबाव की वजह से ही अभी तक ये तमाम मामले लंबित चलते हैं या फिर उन पर कुछ नहीं हो पाता? जैसे जनरल वर्मा ने उदाहरण दिया कि यूपी में जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने शपथ ली और अपने ही ऊपर के मामलों को तुरंत खत्म करा दिया। क्या आप समझते हैं कि इस वजह से हमारी जुडिशरी में जो एक्टिवनेस दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती? लोअर जुडिशरी बहुत दबाव में अलग तरीके से चल रही है जी। उसके पास न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, काम का दबाव बहुत ज्यादा है, मुकदमों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस समय लगभग 4 करोड़ मुकदमे निचली अदालतों में पेंडिंग है जी, बिल्कुल। और जिसमें से लगभग 1 करोड़ मुकदमे सिर्फ यूपी में पेंडिंग है। ऐसी स्थिति में जजों पे जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है और उनको निपटाने का बहुत भारी दबाव है। जो जजेस की नियुक्ति है वो बहुत कम है, अदालतें बहुत कम है जी। तो मैं ये नहीं कहता कि सियासी दबाव पड़ता है, लेकिन हाँ एक जो इनबिल्ट इंस्टीट्यूशन है बार का, वकीलों का, इन सब का भी वहां पे एक भारी दबाव रहता है। वकीलों पे दबाव या वकीलों पे जो उन पास प्रेशर होता है वो उनके क्लाइंट्स की तरफ से आता है, पॉलिटिशियंस की तरफ से आता है, सरकार की तरफ से आता होगा। तो डायरेक्ट नहीं, एक इनडायरेक्ट तरीके से ये सिस्टम चलता है। मुकदमे तय करने में इसके दबाव का बहुत असर होता हो ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ मुकदमे तय न हो पाए और लंबे चले इस पर जरूर कुछ असर पड़ सकता है और पड़ता है। तो वो स्थिति है, लेकिन वो स्थिति अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये है कि अदालतों पे जो अंबार लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जजों की भारी कमी है, स्टाफ की कमी है, वो सारी चीजें जो है वो अपने आप में एक भारी समस्या है जी। और उसका प्रेशर जरूर है। बिल्कुल, लेकिन मल्होत्रा साहब अब अगर हम इस पूरे मामले को समझें तो एक आम दर्शक होने के तरीके के तौर पर या फिर एक आम नागरिक होने के तौर पर ये दिख रहा है कि ये पूरे इस चुनाव प्रक्रिया में सुधार का मामला 3 सिरों पर जाता है। एक तो पार्टियों पर खुद यानी नेताओं पर, दूसरा सरकार पर, तीसरा न्यायिक व्यवस्था पर और तीनों से जुड़ा हुआ है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग को लेकर अपने आप में बहुत सारी बहसें होती रही हैं, बहुत तरीके के सवाल उठते रहे, यहाँ तक कि सीईसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया पर भी तमाम तरह की बातें होती रही हैं। क्या आपको लगता है कि जो सबसे जरूरी है कि सरकार जो है आज की तारीख में या हम ऐसी स्थिति बना पाए जहां चुनाव आयुक्त को नियुक्ति और हटाने में आवश्यक परिवर्तनों के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की जो और विधि आयोग की जो रिपोर्टें थी उन सिफारिशों पर विचार करना जरूरी है ताकि संस्था मजबूत हो सके? क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि सबसे पहली जिम्मेदारी चुनाव आयुक्त की तो है चुनाव प्रक्रिया को सुधारने में। क्या कहना है आपका? मैं राजश्री जी सबसे पहले तो ये कहूंगा किसी भी संस्था की मजबूती उन लोगों पर निर्भर करती है जो उस संस्था को उस समय चला रहे होते हैं। अगर वो जो उन्होंने संविधान की ओथ ली है उस ओथ के हिसाब से जो संविधान उनको जिम्मेवारी देता है, अगर वो उस जिम्मेवारी के हिसाब से काम करते हैं तो शायद हम बहुत सी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। एक मैं जनरल उदाहरण देना चाहूंगा। सब लोग जानते हैं कि मिस्टर टी.एन. शेषन के आने से पहले चुनाव आयोग की क्या स्थिति थी और जस्टिस टी.एन. शेषन के आने के बाद चुनाव आयोग की क्या स्थिति हुई। अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें, आर्टिकल 324 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑल इलेक्शन वेस्ट इन द इलेक्शन कमीशन सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। और अगर कोई पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, अगर उसका उल्लंघन नहीं होता है तो इलेक्शन समय समय पर हर तरह की डायरेक्शन देने का अधिकार रखता है। वो डायरेक्शन की अगर कंप्लायंस नहीं होती है तो अगर कोई लॉ का वायलेशन होता है तो क्रिमिनल केसेस फाइल हो सकते हैं, एफआईआर दर्ज हो सकती है और कानून अपना जो है उसमें पक्ष लेगा। हालांकि अग्रवाल जी ने कहा कि न्यायालय में बहुत देरी होती है। मैं राजश्री जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लाना चाहूंगा आपके नोटिस में। अगर हम शुरू की बात करें, मुझे याद आ रहा है जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था तो हमने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम ए.जी. नूरानी की लिखी हुई किताब है मिनिस्टर्स मिसकंडक्ट जी। उस किताब के अंदर एक लेटर पब्लिश किया गया था एक मंत्री के द्वारा जो उन्होंने पंडित नेहरू को एड्रेस किया था और उन्होंने अपने लेटर में ये लिखा था कि आज के न्यूज़पेपर में
मैंने पढ़ा है कि मेरे एक मंत्री जो कोलीग हैं कैबिनेट में, उनके अगेंस्ट करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए हैं जी। क्योंकि मेरे एक कोलीग के अगेंस्ट में करप्शन के एलिगेशन लगाए गए हैं, इसलिए मैं ऐसे मंत्री मंडल का सदस्य नहीं रहना चाहता, लिहाजा मैं रिजाइन कर रहा हूँ। एक देखिए वो भी मॉरल था जी। और एक आज का मॉरल है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ इसलिए कि एक कैंडिडेट की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी से है और वो इलेक्शन जीत जाएगा, बिना उसका रिकॉर्ड चेक किए हुए उसको इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं और एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले आदमी को भी इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि उसकी जीत की संभावना ज्यादा है और उनका नंबर बढ़ जाएगा। अगर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने ऊपर, जैसा कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने किया हुआ है, हर पार्टी अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रखती है और वो खुद भी डिसाइड कर लें कि हम कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी जो है या जिनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशन है और लंबे समय से केसेस चल रहे हैं, हम उनको टिकट नहीं देंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सुधार चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब बात हो रही है एथिक्स की, बात हो रही है मोरालिटी की, तो जनरल वर्मा, हेट स्पीच का जो मामला है इस वक्त सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखा हाल फिलहाल के इलेक्शंस में। अगर उस पे अगर आप एक रिपोर्ट निकालेंगे तो शायद वो रिपोर्ट न जाने कितने हजार पन्नों की हो जाए। कितना गंभीर समझते हैं आप इस तरह के मामलों की, तब जब हम आज सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड में जा चुके हैं, ऐसे में इस तरह की चीजें और तेजी से फैलती हैं, कितना गंभीर समझते हैं आप इसको? तो बहुत ही गंभीर मामला है, इस पे हमने एक रिपोर्ट पहले निकाली थी, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे याद है कि हेट स्पीच की कोई डेफिनेशन नहीं है लॉ। हमारे इसमें काफी एमिनेंट लॉयर्स और हैं, वो उसके ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे मालूम हेट स्पीच की कोई डेफिनेशन नहीं है और इसी की वजह से जो किसी के ऊपर केसेस वगैरह होते भी हैं तो ऐसे ही छोड़ दिए। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, खासतौर से जब इलेक्शन कैंपेनिंग सीजन में खुलेआम लोग हेट स्पीच भाषण देते हैं और दे इन्वोक रिलीजन और ये सब जो जिसके ऊपर की सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है कि ये चीजों पे आप नहीं बोल सकते हैं, बस फिर भी बोलते हैं, तो इलेक्शन कमीशन वो जैसे कि ओके वो नोटिस दिया जी, 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया, वो कोई टूटा फूटा जवाब दे देते हैं और वो मान लिया जाता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, अगर आप ऐसे भड़काते रहेंगे और इसी के साथ जुड़ा हुआ जो आपने बोला सोशल मीडिया, उसमें आप सब और हम जानते हैं कि कितना फेक न्यूज और क्या कहते हैं दुष्प्रचार हो रहा है। बिल्कुल जी, और पॉलिटिकल पार्टीज उस पर कितना जबरदस्त एक्सपेंडिचर कर रही हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा कर रहे हैं जी। तो अब सच क्या है झूठ क्या है वो पता ही नहीं है और दुख की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग भी इसकी लपेट में हैं। बिल्कुल, बिना सोचे समझे, बिना देखे, बिना जांच किए सब चीज फॉरवर्ड करते रहते हैं। बिल्कुल, तो इसका तो बहुत ही बुरा असर है, कोई शक ही नहीं है जी। Krishnamurthy Sahab, would you like to comment on this, especially in the hate speech, which is becoming another issue, and how we should curb it, and what is role of Election Commission in this? No, in fact, I would like to reply the point that you said. 24 hours में जवाब मिलता है, लेकिन Election Commission मान जाता है. I'm afraid he displays limited knowledge of facts. अगर if you can take last 10-15 years election में कितना जवाब में एक्शन लिया आप देखना चाहिए. We have taken many cases action. We have made chief ministers refund the amount or the plane used for political purposes, etc. But it's unfortunate that the public perception we have not taken action. We can take action only within the powers that we have. We do not have power. Just filing an FIR doesn't mean anything. Because immediately the party comes to power, withdraws all the cases, or it goes slow on these cases. So, मेरे ख्याल में even educated people have limited knowledge of the functioning of the election commission. Please go through the activities of the election commission. We have taken, at least to my knowledge, at least more than 100 cases we have taken action against inadequate reply. लेकिन अगर reply तो if only action is to be taken, FIR has to be filed. Are you satisfied with this kind of action? And then an FIR is filed, nothing more happens. बिल्कुल, ये ठीक नहीं है.
इसीलिए मैंने बोलता हूँ 3-4 इम्पोर्टेंट रिफॉर्म जल्दी आना चाहिए, एंड अनलेस इट कम्स we'll continue to have this problem of violations of code of conduct. बिल्कुल। दूसरी एक समस्या मल्होत्रा साहब फ्री बीज की है, जो अभी मामला चल भी रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से रिस्पांस भी मांगा है, इलेक्शन कमीशन से भी इस पर रिस्पांस मांगा है। जो तमाशा चल रहा है कि नेता आते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं और इस तरह से बोला जाता है कि आप हमें वोट दें और बस आप हाथों हाथ ये ले लें, वो ले लें, साइकिल ले लें, और तमाम तरह की चीजें आपने देखी हैं। और इस दौरान तो हाल फिलहाल में इतने वायदे हमने देखे हैं कि अगर उन वायदों को पूरा कर दिया जाए तो शायद इस देश से गरीबी, अशिक्षा, तमाम समस्याएं दूर हो जाएं और शायद तब हमें बहस करने की भी जरूरत न पड़े। लेकिन किस तरह से आप ले रहे, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए क्या उपाय निकाला जाए? क्या ये भी बस पार्टियों के अपने अंतरात्मा की आवाज पे छोड़ी जाए, या इलेक्शन कमीशन या कोर्ट की इसमें भूमिका देखते हैं? आपने बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया कि ये फ्री बीज को देने का जो पॉलिटिकल पार्टी तमाशा करती हैं, और मैं आपके इस शब्द से बिल्कुल सहमत हूँ। ये तमाशा नहीं तो और क्या है कि आप फ्री बीज कहाँ से दे रहे हैं? अपनी जेब से नहीं दे रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जेब से पैसा नहीं देती है उसके लिए। वो टैक्स पेयर का मनी है जिसके अंदर ये फ्री बीज दी जाती हैं। फ्री बीज का ऐसा प्रॉमिस करना जो टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन को बढ़ाता है, ये किसी भी ग्राउंड के ऊपर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ इसके ऊपर अवश्य ही अगर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी हर इलेक्शन में, क्योंकि दूसरी पार्टी ने फ्री बीज के लिए एक प्रॉमिस किया है, तो हम भी कर देंगे अपनी स्टेट में। और अगर ये चलता रहता है तो शायद सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर के, और जो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर पावर दी गई है उसका यूज करते हुए कोई ना कोई आदेश अवश्य पारित किया जाए, ताकि इस तरह की गतिविधि को रेगुलेट किया जाए। यस, अगर कोई ऐसी स्कीम है जो एक जर्नल स्कीम है, जनता के बेनिफिट के लिए है, उस तरह के तो आप प्रोमिसेस कर सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि मैं लैपटॉप दे दूंगा, मैं साइकिल दे दूंगा, आप देना तो अपने पार्टी फंड से दीजिए ना, क्यों नहीं देते हैं? टैक्स पेयर के मनी से क्यों देते हैं? जी, कृष्णमूर्ति साहब, से फ्री बीज देना इज नॉट परमिसिबल। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति साहब, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? डू यू थिंक दैट इलेक्शन कमीशन शुड थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? Free bees are actually corrupting the voters. Sir, already we have, even the Supreme Court we argued, Mr. Datar, our advocate, was arguing this case. हमने बोला है this is nothing but bribery. If a particular section of voters are given some benefit, it means it's bribery. If you give something as a public good, for example, एक road बनाते हैं, एक dam बनाते हैं, stadium बनाते हैं, this is not for an individual. When you give something to an individual, this is nothing but bribery. This must be avoided. सुप्रीम कोर्ट ने इसको डायरेक्शन नहीं दिया क्योंकि उन्होंने बोला गाइडलाइंस दे दीजिए। गाइडलाइंस देने में नहीं होता है। यू हैव टू प्रिवेंट, बैन दिस फ्री बीज टू इंडिविजुअल फ्री बीज। इफ यू आर सेइंग दैट आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ रोड और अ स्टेडियम और समथिंग लाइक दैट, इट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर इंडिविजुअल के लिए फायदा होता है, इट इज नथिंग बट ब्राइबरी। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू अगेंस्ट इट, एंड दिस मस्ट बी either the Supreme Court must ban it or the government should bring a law to ban it. सर, ऑफ कोर्स सर, इलेक्शन कमीशन के जो ये बातें हैं, वो बातें क्यों प्रभावशाली नहीं हो पाती, ये सबके मन में सवाल उठता है। और क्या इसके लिए हम ये समझें कि सीईसी की जो नियुक्ति है उसको कहीं और अच्छे तरीके से करने की जरूरत है, जिसमें सरकारी प्रभाव कम हो, तब शायद ये स्थिति ज्यादा सुधरेगी और चुनाव आयोग ज्यादा effective हो पाएगा? Do you think, sir, that should a collegium system of appointment of CEC be considered as suggested in Tarkunde committee and the Goswami committee? देखिए, I have no problem in that. In fact, collegium system of appointment is okay, no problem at all. So no, we don't want any individual to decide an appointment. It's okay, perfectly all right. लेकिन what is more important is some immediate statutory reforms are also required. ये जल्दी करना है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड हैव द विल टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस। अगर ये चेंजेस अगर आएगा तो भी देन इट विल ऐड टू द एफिकेसी ऑफ अ अपॉइंटमेंट मेड टू ए कोलिजियस सिस्टम। बट mere appointment is not going to improve matters or collegium. I welcome a collegium system of appointment. I have no problem with that. But in addition to that, you must bring at least 4 to 5 important
election reform without any delay. Sir. If you want to protect democracy. Sir. Justice M.N. Venkat Chalaya is connected with us, sir. Sir, in conclusion, thank you so much. And sir, we were discussing about electoral reform. And in conclusion, what is the responsibility of political parties to maintain the sanctity of the system? I think political parties have a great responsibility of evolving a system which will go beyond their own perceived personal interests. Sir. Political parties must think that the time has now come that all of them sit together and set up a political system, political party system, which will solve this problem. A good law regulating formation, internal democracy, selection of candidates for election, and all that as a part of political discipline, Sir. will change the complexion of this country. And secondly, the political executive and the permanent civil services must be separated, though they are accountable to them, they must be separated by a buffer. Sir. The permanent civil services can't be used or misused by political bosses. That must be prevented, as it is as important as bringing about a reform in the electoral system. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों ने जो बातें कही हैं वो चुनावी प्रक्रिया को सुधारने में और साथ ही हमारे देश के प्रजातंत्र की सुरक्षा में बेहद अहम है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है और जो मूल बात है वो ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि अपने देश के प्रजातंत्र के जो हिस्से हैं, जो स्तंभ हैं, उन सभी को इस पर सोचना होगा और अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। तब जाकर हम एक आदर्श चुनावी प्रक्रिया को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और तब जाकर हम महज वादों पर भरोसा कर या फिर दागी नेताओं को भी चुनकर और उन्हें झेलने की मजबूरी में नहीं रहेंगे, और हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच पाएंगे जहां हमारे प्रजातंत्र को न केवल सबसे बड़ा प्रजातंत्र बल्कि सबसे मजबूत प्रजातंत्र का खिताब मिल सकेगा। इसके लिए तमाम सुधार जरूरी हैं। सुधारों की शुरुआत हमसे और आपसे भी हो सकती है, और जरूरी है कि चुनाव आयोग द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, अगर उसका उल्लंघन हम कहीं भी देखें तो हम भी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएं, और उससे आज के दौर में जब हर कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है हम भी अपनी बात रख सकते हैं। तो आगे से आप ज़रूर ध्यान रखें, और आपके मत में वो दम है कि आप चाहें तो इस देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं, और शायद तभी हमारे प्रजातंत्र की जीत होगी। इस उम्मीद में कि प्रजातंत्र की जीत में हमारे तमाम स्तंभ एक साथ एकजुट होंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।